हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश कुमार भी। तो देखो, पिछले वीडियो में अपन ने सेल के बारे में पढ़ा था और सेल में अपन ने सेल की डिस्कवरी, सेल थ्योरी और सेल की साइज के बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया था। आज देखो, आज अपन टाइप्स ऑफ सेल यानी कोशिका के प्रकार पढ़ेंगे। तो देखो, जो कोशिका है यह विकास एवं केंद्रक की संरचना के आधार पर दो प्रकार की होती है। विकास और केंद्रक की संरचना के आधार पर सेल दो प्रकार की होती है। एक तो होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स, जिसको हिंदी में असीम केंद्र की कोशिकाएं भी कहते हैं। दूसरी है यूकेरियोटिक सेल्स या ससीम केंद्र की कोशिकाएं। तो कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकेरियोटिक सेल्स। अब देखो, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं? तो प्रोकैरियोटिक सेल्स किसको बोलेंगे? ऐसी सेल जिसमें सुस्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। सुस्पष्ट केंद्रक का अभाव कहने का मतलब, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें केंद्रक पाया जाता है, लेकिन केंद्रक सुस्पष्ट नहीं पाया जाता। सुस्पष्ट का मतलब है कि जो केंद्रक होता है, इस केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। तो केंद्रक के अंदर जो भी पदार्थ होते हैं या केंद्रक होता है, वो कोशिका द्रव्य में मिक्स रहता है। तो ऐसी कोशिकाएं जिनमें सुस्पष्ट केंद्रक का भाव होता है क्या कहलाएगी? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। फिर है नंबर 2 यूकेरियोटिक कोशिकाएं। तो यूकेरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं, इनमें सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। यानी जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, इनके केंद्रक के चारों ओर एक स्पष्ट केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। अब देखो, इन प्रोकैरियोट और यूकेरियोटिक कोशिकाओं को अपन एक टेबल के द्वारा, अंतर द्वारा इनको समझेंगे। हाँ, तो प्रोकैरियोट सेल और यूकेरियोट सेल में जो अंतर है, उस अंतर को अपन यहां पर क्लियर करेंगे। तो देखो, सबसे पहले देखो, एक साइड में मैंने लिखे हैं लक्षण। अब ये देखेंगे कौन कौन से लक्षण प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं और यूकेरियोट्स में नहीं पाए जाते, या कौन से लक्षण हैं जो प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते और यूकेरियोट्स में पाए जाते हैं। तो देखो, सबसे पहला लक्षण लिखा है मैंने केंद्रक। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो प्रोकैरियोट कोशिकाएं होती हैं, इनमें सुस्पष्ट केंद्रक अनुपस्थित होता है। सुस्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। और जो यूकेरियोटिक सेल होती हैं, इन यूकेरियोटिक कोशिकाओं में सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। अब देखो, केंद्रक में देखो, एक तो होती है केंद्रक झिल्ली। अब ये केंद्रक झिल्ली है, प्रोकैरियोट्स में अनुपस्थित होती है। प्रोकैरियोट्स में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। और जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, उनमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। इसके बाद देखो, केंद्रिका। तो प्रोकैरियोट कोशिकाओं में केंद्रिका भी क्या होती है?
अनुपस्थित होती है। और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रिका उपस्थित होती है। इसके बाद देखो हिस्टोन प्रोटीन। तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ये भी प्रोकैरियोट कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। और जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इन यूकेरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। अब इसके बाद देखो डीएनए। तो ध्यान रखना प्रोकैरियोट कोशिकाएं होती है इनमें डीएनए पाया जाता है, लेकिन डीएनए मात्रा में कैसा होता है, कम, यानी डीएनए कम मात्रा में पाया जाता है। और डीएनए सदैव अगुणित होता है। डीएनए कैसा होता है, हमेशा अगुणित होता है। यूकेरियोट कोशिकाओं में डीएनए अधिक मात्रा में पाया जाता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है और अगुणित भी होता है और द्विगुणित भी होता है। तो ध्यान रखना डीएनए प्रोकैरियोट कोशिकाओं में कम और हमेशा अगुणित होता है और यूकेरियोट कोशिकाओं में अधिक होता है, अगुणित भी होता है और द्विगुणित भी होता है। अब इसके बाद देखो अगला पॉइंट, कोशिका आकार। तो जो प्रोकैरियोट कोशिकाएं होती हैं ये आकार में यूकेरियोट कोशिकाओं की अपेक्षा छोटी होती हैं। तो ध्यान रखना प्रोकैरियोट कोशिकाएं आकार में यूकेरियोट कोशिकाओं से कैसी होती है, छोटी। तो ये होती है 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर के 10 माइक्रोमीटर व्यास। और जो यूकेरियोट कोशिकाएं होती हैं ये 5 माइक्रोमीटर व्यास से लेकर के 100 माइक्रोमीटर व्यास तक होती है। तो ध्यान रखना प्रोकैरियोट कोशिकाओं का व्यास 0.1 माइक्रोन से लेकर के 10 माइक्रोन तक होता है और यूकेरियोट कोशिकाओं का व्यास 5 माइक्रोन से लेकर के 100 माइक्रोन तक होता है। अब देखो अगला लक्षण है कोशिका भित्ति। तो प्रोकैरियोट की कोशिका भित्ति होती है या नहीं, कोशिका भित्ति होती है। तो देखो प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन की। और जो यूकेरियोट कोशिकाएं होती हैं इन यूकेरियोट कोशिकाओं में केवल पादप कोशिकाओं में, केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होती है। तो ध्यान रखना प्रोकैरियोट कोशिकाओं में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन की। और यूकेरियोट कोशिकाओं में केवल पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज से मिलकर के बनी होती है। अब देखो एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा किस प्रकार की कोशिका है, तो माइकोप्लाज्मा एक प्रोकैरियोट कोशिका है और इस माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। तो इस बात को ध्यान में रखना, माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। और जो कवक होते हैं, कवकों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की।
कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। और माइकोप्लाज्मा एक प्रकार की प्रोकैरियोट कोशिका होती है जिसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। अब इसके बाद देखो अगला लक्षण राइबोसोम। राइबोसोम तो ध्यान रखना, राइबोसोम ऐसा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोट में भी पाया जाता है और यूकेरियोट कोशिकाओं में भी पाया जाता है, लेकिन दोनों में कुछ अंतर होता है। तो देखो, जो प्रोकैरियोट कोशिकाएं होती हैं इनमें 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। प्रोकैरियोट कोशिकाओं में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं और इस 70S प्रकार के राइबोसोम की दो उप इकाइयां होती हैं। एक तो होती है 50S और एक होती है 30S। अब जो यूकेरियोट कोशिकाएं होती हैं, इन यूकेरियोट कोशिकाओं में 80S, 70S और 55S प्रकार के राइबोसोम में पाए जाते हैं। तो जब अपन राइबोसोम की संरचना पढ़ेंगे वहां पर इन तीनों को अपन क्लियर करेंगे। 80S किसमें मिलेंगे, 70S कहां मिलेंगे और 55S प्रकार के राइबोसोम में कहां पाए जाते हैं। तो फिलहाल तो यही ध्यान रखो, प्रोकैरियोट कोशिकाओं में 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं और यूकेरियोट कोशिकाओं में 80S प्रकार के राइबोसोम में पाए जाते हैं। अब इसके बाद देखो कोशिकांग। अगला लक्षण है कोशिकांग। तो ध्यान रखना, इस राइबोसोम के अलावा झिल्ली युक्त कोशिकांग, झिल्ली युक्त कोशिकांग प्रोकैरियोट कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं और यूकेरियोट कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग में पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, कोशिकांग प्रोकैरियोट सेल में झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं और यूकेरियोट कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांगे पाए जाते हैं। अब इसके बाद देखो अगला लक्षण रिक्तिकाएं। तो ध्यान रखना, जो प्रोकैरियोट कोशिकाएं होती हैं इन प्रोकैरियोट कोशिकाओं में रिक्तिकाएं अनुपस्थित होती हैं। प्रोकैरियोट कोशिकाओं में रिक्तिकाएं अनुपस्थित होती हैं, लेकिन गैस रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। गैस रिक्तिकाएं उपस्थिति होती हैं। और इधर यूकेरियोट कोशिकाओं में रिक्तिकाएं पाई जाती हैं और मुख्य रूप से रिक्तिकाएं कहां पाई जाती हैं? पादप कोशिकाओं में। तो इधर ध्यान रखना, पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं क्या होती हैं? उपस्थित होती हैं। तो देखो एक बार दोबारा से देखना, केंद्रक प्रोकैरियोट सेल में सुस्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है और यूकेरियोट कोशिकाओं में सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित है, केंद्रिका अनुपस्थित है और स्टोन प्रोटीन भी अनुपस्थित है। और ये तीनों यानी केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका और स्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोट सेल में तो अनुपस्थित होती हैं, लेकिन यूकेरियोट कोशिकाओं में पाई जाती हैं। इसके बाद डीएनए की बात करें तो प्रोकैरियोट कोशिकाओं में डीएनए हमेशा कम होगा और हमेशा कैसा होगा? अगुणित होगा। डीएनए कम मात्रा में पाया जाता है और हमेशा अगुणित होता है।
यूकेरियोट कोशिकाओं में डीएनए अधिक मात्रा में पाया जाता है और अगुणित भी होता है और द्विगुणित भी होता है। आकार में छोटी होती है और ये आकार में कैसी होती है, बड़ी होती है। कोशिका भित्ति प्रोकैरियोट कोशिकाओं की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन की बनी होती है और यूकेरियोट कोशिकाओं में केवल पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। कवकों में जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। और यहाँ पर देखो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो माइकोप्लाज्मा है, इस माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। राइबोसोम की बात करें तो प्रोकैरियोट कोशिकाओं में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं और यूकेरियोट कोशिकाओं में 70S, 80S और 55S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। कोशिका तो प्रोकैरियोट कोशिकाओं में अधिकांशतः जो झिल्ली युक्त कोशिकाएं होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं और यूकेरियोट कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकाएं पाई जाते हैं। फिर बात करें रिक्तिका की तो प्रोकैरियोट कोशिकाएं होती हैं, इनमें रिक्तिकाएं अनुपस्थित होती हैं लेकिन गैस रिक्तिकाएं पाई जाती हैं और यूकेरियोट कोशिकाएं होती हैं, इनमें मुख्य रूप से पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं बड़ी विकसित रूप में पाई जाती हैं। अब इसके बाद देखो अगला पॉइंट, हाँ आगे देखो अगला लक्षण है श्वसन। तो जो प्रोकैरियोट कोशिकाएं होती हैं इनमें श्वसन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो ध्यान रखना प्रोकैरियोट कोशिकाओं में श्वसन की प्रक्रिया मीजोसोम में संपन्न होती है। कहाँ होती है, मीजोसोम में। अब ये मीजोसोम क्या है तो ध्यान रखना प्लाज्मा झिल्ली होती है, प्लाज्मा झिल्ली अंतर्वलित होकर के या फोल्ड होकर के किसका निर्माण करती है, मीजोसोम का निर्माण करती है। तो श्वसन की प्रक्रिया कहां संपन्न होती है, मीजोसोम या प्लाज्मा झिल्ली में, मीजोसोम या प्लाज्मा झिल्ली में। अब यूकेरियोट कोशिकाओं की बात करें तो यूकेरियोट कोशिकाओं में श्वसन की प्रक्रिया कहां संपन्न होगी, तो ध्यान रखना यूकेरियोट कोशिकाओं में श्वसन की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। कहां होगी, माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसके बाद देखो अगला लक्षण है कोशिका विभाजन। तो जो प्रोकैरियोट कोशिकाएं होती हैं इन प्रोकैरियोट कोशिकाओं में असूत्री विभाजन पाया जाता है। कौन सा विभाजन है, असूत्री विभाजन। तो ध्यान रखना असूत्री विभाजन किसमें पाया जाता है, केवल प्रोकैरियोट कोशिकाओं में पाया जाता है। और जो यूकेरियोट कोशिकाएं होती हैं इनमें समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। तो प्रोकैरियोट कोशिकाओं में असूत्री विभाजन होता है और यूकेरियोट कोशिकाओं में समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। इसके बाद देखो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है नाइट्रोजन स्थिरीकरण कि कौन सी कोशिकाएं नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है। तो ध्यान रखना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन सी कोशिकाओं में पाया जाता है, प्रोकैरियोट कोशिकाओं में। और ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण यूकेरियोट कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। तो ध्यान रखना नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य कौन सी कोशिकाएं करेगी, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य प्रोकैरियोट कोशिकाएं करती हैं। यूकेरियोट कोशिकाओं में नाइट्रोजन स्थिरीकरण अनुपस्थित होता है। इसके बाद देखो प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड इनमें से कौन सी कोशिकाओं में मिलेगा, यूकेरियोट में या प्रोकैरियोट में, तो ध्यान रखना प्लाज्मिड प्रोकैरियोट कोशिकाओं में पाया जाता है। प्लाज्मिड केवल किसमें मिलेगा,
प्रोकैरियोट कोशिकाओं में, जीवाणु में पाया जाता है और यूकेरियोट कोशिकाओं में प्लाज्मिड अनुपस्थित होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, दोनों ही ध्यान रखना। नाइट्रोजन स्थिरीकरण और प्लाज्मिड ये किसमें उपस्थित होंगे? केवल प्रोकैरियोट सेल में, और यूकेरियोट सेल में अनुपस्थित होते हैं। अब इसके बाद देखो अगला लक्षण है प्रकाश संश्लेषी वर्णक। तो प्रकाश संश्लेषी वर्णक कौन सी कोशिकाओं में मिलेगा? ध्यान रखना, प्रकाश संश्लेषी वर्णक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है, लेकिन कहां पाया जाता है ये देखना है। तो ध्यान रखना, जो प्रोकैरियोट कोशिकाएं होती हैं उनमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक लेमिनी में पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल है, ये कहां पाया जाता है? तो ध्यान रखना, प्रोकैरियोट कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषी वर्णक या क्लोरोफिल लेमिनी या स्वतंत्र पटलिकाओं में पाया जाता है। लेमिनी या स्वतंत्र पटलिकाओं में। और यूकेरियोट कोशिकाएं होती हैं, इनमें से पादपों में प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाया जाता है। और ये प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहां मिलेगा? तो ध्यान रखना, प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक में पाया जाता है। तो ध्यान रखना, प्रकाश संश्लेषी वर्णक प्रोकैरियोट कोशिकाओं में लेमिनी या स्वतंत्र पटलिकाओं में और यूकेरियोट कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक में पाया जाता है। इसके बाद देखो अनुलेखन और अनुवादन यानी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रक्रियाएं प्रोकैरियोट में कहां होगी और यूकेरियोट में कहां होगी? तो ध्यान रखना, ट्रांसलेशन हो या ट्रांसक्रिप्शन यानी अनुलेखन और अनुवादन, दोनों ही प्रक्रियाएं प्रोकैरियोट कोशिकाओं में कहां होती है? कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में। और जो यूकेरियोट कोशिकाएं होती हैं इनमें देखो अनुलेखन की प्रक्रिया तो कहां संपन्न होगी? तो ध्यान रखना, अनुलेखन यूकेरियोट कोशिकाओं में केंद्रक में संपन्न होता है। और अनुवादन है ये कहां होगा? तो अनुवादन कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। तो ध्यान रखना, प्रोकैरियोट कोशिकाओं में अनुलेखन और अनुवादन दोनों प्रक्रियाएं कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। और यूकेरियोट कोशिकाओं में अनुलेखन की प्रक्रिया तो केंद्रक में संपन्न होती है और अनुवादन की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। इसके बाद देखो अगला पॉइंट, कशाभिकाएं। तो जो प्रोकैरियोट कोशिकाएं होती हैं इनमें कशाभिकाएं सरल होती हैं। कैसी होती हैं? सरल। और 0+2 तंतु व्यवस्था में पाई जाती है। यूकेरियोट कोशिकाएं होती हैं इनमें कशाभिकाएं जटिल होती हैं। कैसी होती हैं? जटिल। और 9+2 तंतु व्यवस्था में पाई जाती है। अब इसके बाद देखो अगला पॉइंट, लैंगिक जनन। तो जो प्रोकैरियोट कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोट कोशिकाओं में लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। लैंगिक जनन का क्या होता है? अभाव होता है, लेकिन लैंगिक पुनर्योजन पाया जाता है। लेकिन लैंगिक पुनर्योजन उपस्थित होता है। तो ध्यान रखना, लैंगिक जनन का प्रोकैरियोट कोशिकाओं में अभाव होता है। लैंगिक जनन केवल किसमें पाया जाता है? यूकेरियोट कोशिकाओं में। तो यूकेरियोट कोशिकाओं में लैंगिक जनन उपस्थित होता है। तो ये देखो अपन ने प्रोकैरियोट और यूकेरियोट कोशिकाओं में जो अंतर है
उनको अपन ने अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़ लिया है। अब इसके बाद देखो लास्ट पॉइंट रह गया एग्जाम्पल, उदाहरण। तो प्रोकैरियोट कोशिकाओं के एग्जाम्पल उदाहरण क्या क्या है, तो ध्यान रखना जीवाणु, एक तो क्या आएगा इसमें जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया यानी नील हरित सेवा, साइनोबैक्टीरिया, और एक ध्यान रखना माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। इसके अलावा जो यूकेरियोट कोशिकाएं होती हैं, यूकेरियोट कोशिकाओं में कौन कौन से आते हैं, तो ध्यान रखना प्रोटिस्टा, यानी प्रोटिस्टा वर्ग के जो भी सदस्य हैं उनमें कैसी कोशिकाएं मिलेगी, यूकेरियोटिक कोशिकाएं। इसके अलावा एल्गी यानी शैवाल, फंजाई कवक, पादप व जंतु सेल्स, इन सब में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो ध्यान रखना इनमें यूकेरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसी के साथ ये प्रोकैरियोट और यूकेरियोट कोशिकाओं का टॉपिक अपना क्या हो गया है, कंप्लीट। अब इसके बाद अपन एक चीज और देखेंगे, वो भी अपन इसी प्रकार एक टेबल बना करके देखेंगे, और वो है पादप और जंतु कोशिकाओं में अंतर। हाँ, तो देखो अगला पॉइंट है अपना पादप और जंतु कोशिकाएं। अब वैसे तो पादप कोशिका और जंतु कोशिकाएं दोनों ही किस प्रकार की कोशिकाएं हैं, तो दोनों ही यूकेरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, लेकिन इन दोनों में भी कुछ अंतर पाए जाते हैं, और वो अंतर यहाँ पर आज अपन यहाँ पर देखेंगे। तो देखो सबसे पहला लक्षण है वो है कोशिका भित्ति या सेल वॉल, कोशिका भित्ति। तो देखो अभी मैंने आपको बताया था जो कोशिका भित्ति है वो पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, और जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। तो ध्यान रखना पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, यानी पादपों की जो सबसे भारी परत होती है, कठोर और मृत होती है, वही क्या होती है, कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति पादप कोशिका में उपस्थित होती है, और किसकी बनी होती है, तो ध्यान रखना सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है। इसके अलावा हेमीसेल्यूलोज भी पाया जाता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पादप कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है। और जंतु कोशिकाओं की बात करें तो जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्या होगी, अनुपस्थित, यानी जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अब इसके बाद देखो दूसरा लक्षण है वो है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट है, ये ध्यान रखना सबसे बड़ा कोशिकांग में होता है। तो क्लोरोप्लास्ट केवल किसमें मिलेगा, पादप कोशिकाओं में। जंतु कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है। तो क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिकाओं में उपस्थित, और जंतु कोशिकाओं में क्या होगा, अनुपस्थित। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक होता है, प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोफिल प्रोकैरियोट कोशिकाओं में तो कहां पाया जाता है, स्वतंत्र पट्टिकाओं या लेमिनी में, और यूकेरियोट सेल में प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहां पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में। तो ये क्लोरोप्लास्ट है केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में क्या होता है, अनुपस्थित होता है। अब इसके बाद देखो तीसरा लक्षण है रिक्तिकाएं।
तो रिक्तिकाएं पादप कोशिकाओं में पाई जाती है बड़ी। रिक्तिकाएं पादप कोशिकाओं में उपस्थित होती हैं और आकार में कैसी होती है, बड़ी होती है। और जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाएं या तो अनुपस्थित होती है, या तो क्या होगी, अनुपस्थित, या बहुत छोटी होती है। तो ध्यान रखना, पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं उपस्थित होती हैं और कैसी होती हैं, बड़ी होती है। और जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाएं अनुपस्थित होती हैं और यदि होती हैं तो कैसी होती है, बहुत छोटी होती है। अब इसके बाद देखो चौथा पॉइंट है केंद्रक। अब केंद्रक पादप कोशिकाओं में भी पाया जाता है और जंतु कोशिकाओं में भी सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। तो केंद्रक में अंतर क्या है, तो देखो अभी अपन ने ऊपर क्या देखा, रिक्तिकाएं। तो जो पादप कोशिकाएं होती है उनमें बड़ी रिक्तिका पाई जाती है और मध्य में पाई जाती है। जैसे ये कोई पादप कोशिका है, इसके बीच में क्या पाई जाती है, बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। तो मध्य में रिक्तिका होने के कारण जो केंद्रक है वो कहाँ स्थित होता है, परिधि की ओर स्थित होता है। तो ध्यान रखना, पादप कोशिकाओं में केंद्रक कहाँ होता है, परिधि की ओर होता है। कहाँ होता है, परिधि की ओर। और जो जंतु कोशिकाएं होती है उनमें रिक्तिकाएं नहीं होती हैं या बहुत छोटी होती हैं, इसलिए केंद्रक कहाँ होता है, मध्य या केंद्र में स्थित होता है। तो ये बात इसकी हो गई केंद्रक की। अब इसके बाद देखो अगला लक्षण है वो है सेंट्रोसोम। अगला लक्षण कौन सा है, सेंट्रोसोम, या इसको हिंदी में बोलते हैं तारककार, सेंट्रोसोम या तारककार। तो जो सेंट्रोसोम होता है वो पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। सेंट्रोसोम पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित। सेंट्रोसोम केवल किसमें पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में। तो ध्यान रखना, जंतु कोशिकाओं में सेंट्रोसोम पाया जाता है और पादप कोशिकाओं में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। इसके बाद देखो छठवां पॉइंट है गोल्जी कार। गोल्जी कार, जो पादप कोशिकाएं होती हैं, इन पादप कोशिकाओं में गोल्जिकाएं कम विकसित होता है। पादप कोशिकाओं में गोल्जिकाएं कम विकसित होता है और कम विकसित गोल्जिकाएं को क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम। क्या बोलेंगे इसको, डिक्टियोसोम। तो ध्यान रखना, डिक्टियोसोम किसमें पाया जाता है, तो डिक्टियोसोम पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। और जो जंतु कोशिकाएं होती हैं उनमें विकसित गोल्जिकाएं उपस्थित होता है। तो ध्यान रखना, पादप कोशिकाओं में विकसित गोल्जिकाएं पाया जाता है और जंतु कोशिकाओं पादप कोशिकाओं में कम विकसित गोल्जिकाएं पाया जाता है, जिनको डिक्टियोसोम कहते हैं। और जंतु कोशिकाओं में विकसित गोल्जिकाएं पाया जाता है। इसके बाद देखो अगला लक्षण है प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा, अब ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, तो जो दो पादप कोशिकाएं होती हैं, दो पादप कोशिकाओं के मध्य का योजक, दो पादप कोशिकाओं के मध्य का योजक क्या कहलाता है, प्लाज्मोडेस्माटा। यानी जो कोशिका द्रव्य है वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में किसके माध्यम से जाता है, प्लाज्मोडेस्माटा। तो दो पादप कोशिकाओं के मध्य का योजक क्या कहलाएगा, प्लाज्मोडेस्माटा। और ये प्लाज्मोडेस्माटा किसमें पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। और जंतु कोशिकाओं में प्लाज्मोडेस्माटा अनुपस्थित होता है।
तो ध्यान रखना इस बात को, प्लाज्मोडेस्माटा केवल किसमें मिलेगा, पादप कोशिकाओं में, और जंतु कोशिकाओं में प्लाज्मोडेस्माटा अनुपस्थित होता है। अब अगला लक्षण संचित भोजन। संचित भोजन यानी अपन जो भोजन करते हैं उसके द्वारा अपन श्वसन की प्रक्रिया से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, लेकिन जो अतिरिक्त भोजन होता है उस अतिरिक्त भोजन का सजीव क्या करते हैं, संग्रहण करते हैं। और वो संग्रहण किस रूप में करते हैं, तो ध्यान रखना जो पादप कोशिकाएं होती हैं वो भोजन का संग्रह स्टार्च के रूप में करती है। किसके रूप में करती है, स्टार्च के रूप में। और जो जंतु कोशिकाएं होती हैं, ये जंतु कोशिकाएं भोजन का संचय किस रूप में करती है, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के रूप में करती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान रखना। पादप कोशिकाओं में भोजन का संचय किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में, और जंतु कोशिकाओं में भोजन का संचय किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। अब देखो अगला पॉइंट, लाइसोसोम। अगला लक्षण है लाइसोसोम। तो देखो जो पादप कोशिकाएं होती हैं, इन पादप कोशिकाओं में लाइसोसोम कम विकसित होते हैं या अनुपस्थित होते हैं। तो लाइसोसोम पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं। लाइसोसोम पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं। तो लाइसोसोम के स्थान पर पादप कोशिकाओं में क्या पाए जाते हैं, स्फीरोसोम्स, स्फीरोसोम से उपस्थित। तो पादप कोशिकाओं में लाइसोसोम तो क्या होते हैं, अनुपस्थित, और लाइसोसोम के स्थान पर क्या पाए जाते हैं, स्फीरोसोम पाए जाते हैं। और जो जंतु कोशिकाएं होती हैं इनमें लाइसोसोम पाए जाते हैं, लाइसोसोम उपस्थित होते हैं या पाए जाते हैं। इसके बाद देखो अगला लक्षण सूक्ष्मांकुर। सूक्ष्मांकुर व डेस्मोसोम। तो सूक्ष्मांकुर क्या होते हैं, सूक्ष्मांकुर अंगुली के समान उभरे हुए पर्वत होते हैं जो अवशोषण सतह क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम करते हैं। और डेस्मोसोम क्या होते हैं, तो पादप कोशिकाओं में जो प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं वही कार्य जंतु में कौन करते हैं, डेस्मोसोम करते हैं। तो ध्यान रखना सूक्ष्मांकुर और डेस्मोसोम्स पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं, पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित। और सूक्ष्मांकुर व डेस्मोसोम जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं या जंतु कोशिकाओं में सूक्ष्मांकुर और डेस्मोसोम्स उपस्थित होते हैं। अब इसके बाद देखो अगला लक्षण है कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका द्रव्य विभाजन। तो जब कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन के दौरान सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है, और केंद्रक विभाजन होने के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। तो कोशिका द्रव्य का विभाजन पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं में अलग अलग विधियों के द्वारा होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पादप कोशिकाएं हैं इनमें कोशिका द्रव्य विभाजन किस विधि द्वारा होता है। तो पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य विभाजन सेल प्लेट विधि के द्वारा होता है। किस विधि द्वारा, प्लेट विधि के द्वारा होता है। और जो जंतु कोशिकाएं होती हैं, जंतु कोशिकाओं में कोशिका विभाजन खांच विधि के द्वारा होता है।
किस विधि के द्वारा होगा? खांच विधि के द्वारा। तो ध्यान रखना, पादप और जंतु कोशिकाओं में जो मुख्य अंतर होते हैं वो अपन ने यहां पर देख लिए हैं। तो इन चीजों को दिमाग में ढंग से बिठा लेना। अब इसके बाद जो आगे का टॉपिक है वो अपन कल देखेंगे। धन्यवाद।